विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नवनीत श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 कक्षा 12वीं के लिए, और इसका अध्याय 11 है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंतर्गत आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे, तीसरा शीर्षक पढ़ेंगे नमक सत्याग्रह, नज़दीक से एक नज़र। जैसा कि आपको पता है, असहयोग आंदोलन 1922 में महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया गया था। इसके पश्चात महात्मा गांधी ने राजनीति से दूरी बना ली थी और समाज सेवा के काम करने लगे थे। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। राष्ट्रवाद की भावना से थोड़ा सा हट करके, स्वतंत्रता के आंदोलन से थोड़ा हट करके उन्होंने समाज सुधार के कार्यों पर अपने आप को केंद्रित रखा। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची और जाकर के 1928 में पुनः राजनीति में प्रवेश करने का उन्होंने मन बनाया। और उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड में से भेजा गया था, यानी उसी वर्ष 1928 में भारत में सभी श्वेत का मतलब अंग्रेजी जो सदस्य थे, उसमें श्वेत सदस्यों वाला साइमन कमीशन भारतीय उपनिवेश की स्थिति की जांच पड़ताल के लिए भारत आया था। चूंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और जांच कर रहे थे यहां आकर के उपनिवेशवादी शासन की, तो वो तो एक तरफा हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा। जबकि भारतीय स्वतंत्रतावादी लोग कह रहे थे कि इसमें कुछ भारतीय सदस्यों का होना आवश्यक है, जो कि अपनी पीड़ा आपको बता सकें। उसके विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था, यानी साइमन कमीशन के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था। मतलब साइमन कमीशन के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया जा रहा था। महात्मा गांधी इस आंदोलन में स्वयं नहीं कूदे थे, स्वयं इसका हिस्सा नहीं थे, बल्कि इस आंदोलन को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था। तथा इसी वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। मतलब बारदोली में एक किसान सत्याग्रह हो रहा था, उसमें उन्होंने ऐसा किया था 1929 में। अब हम आ जाते हैं 1929 दिसंबर, यानी 1929 भी समापन की ओर बढ़ रही है। तो दिसंबर के अंत में, यानी दिसंबर भी समापन होने वाला था, कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर शहर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। वो यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जो लाहौर में 1929 में एक के दिसंबर के अंत में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। पहली दृष्टि क्या थी इसमें? जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर चुने गए थे, और वो सबसे युवा व्यक्ति थे। उस समय युवा व्यक्ति थे कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनने वाले थे। अध्यक्ष के रूप में चुनाव जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था। ये स्पष्ट होता है कि युवा पीढ़ी को अब नेतृत्व की छड़ी सौंपी जाए। और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। उस समय क्या था? पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। मतलब पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। हमारे देश में पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा लाहौर अधिवेशन में ही प्रारंभ हो चुकी थी। यही से शुरुआत है इसकी। अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई थी। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बार भारत में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी को उस समय गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता था। कौन सा दिवस मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस। हम लोगों ने कल्पना कर ली थी, हम लोगों ने सोच लिया था, मान लिया था कि मैं स्वतंत्र हूं, हम स्वतंत्र हैं, और इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो 26 जनवरी का फैसला किया था। 26 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और
देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने इस पर व्याख्यान दिया था और बताया था कि स्वतंत्रता दिवस को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि उद्घोषणा सभी गांव और सभी शहरों तक, यानी यहाँ तक कि अच्छा होगा अगर सभी जगहों पर एक ही समय में गोष्ठियाँ हों तो अच्छा होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, उन्होंने अपनी उद्घोषणा में कहा था, भाषण में कहा था कि पूरे भारत में एक समय पर गोष्ठियाँ आयोजित की जाएं, संगोष्ठियाँ आयोजित की जाएं। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। पूरे देश में संगोष्ठी की जाना है और नगाड़े पीटकर इसकी घोषणा की जाए पारंपरिक तरीके से कि इतने बजे हमारे गांव के इस चौपाल पर एक स्वतंत्रता कार्यक्रम की गोष्ठी या संगोष्ठी आयोजित की जानी है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोहों की शुरुआत होगी, यानी जब भी समारोह प्रारंभ करना है वो राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने से होगा। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह है, यानी दिन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा रचनात्मक कार्यों में हम व्यतीत करेंगे। और वो रचनात्मक कार्य क्या हो सकता है? चाहे वह सूत कताई हो अथवा अछूतों की सेवा। मतलब स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होना है, इसकी संगोष्ठी की घोषणा ढोल पीट कर करनी है और समारोह का प्रारंभ राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके होगा। और इसके बाद पूरे दिन हमें कोई अच्छे कार्य करना है, चाहे वह सूत कताई हो अथवा अछूतों की सेवा। दिन भर हमें यही काम करना है स्वतंत्रता दिवस के दिन। सूत कताई, जिससे कि पता चले कि हम सब लोग उद्योगों की तरफ बढ़ रहे हैं, स्वावलंबी हो रहे हैं। और अछूतों की सेवा अथवा हिंदुओं व मुसलमानों का पुनर्मिलन, या फिर तीसरा काम आप क्या कर सकते हो, हिंदू और मुसलमानों में एकता करा दो। अथवा निषिद्ध कार्य जो हमारे लिए वर्जित कार्य हैं, जैसे नशा करना या कुछ बुराइयां हमारी जो हैं, कुप्रथाएं हैं, इनको समाप्त कर दें। निषिद्ध कार्य अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा और यह संभव नहीं है। इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहरणीय अधिकार है। हम सब लोग एक शपथ लेंगे, हम सभी लोग एक संकल्प ले लेंगे। क्या शपथ लेंगे? कि भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहरणीय अधिकार है। भारत के जितने लोग हैं सब लोगों को स्वतंत्रता का आनंद लेने का अहरणीय अधिकार का मतलब उस अधिकार को कोई हरण नहीं कर सकता है, छीन नहीं सकता है। और यह कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। मतलब कोई भी व्यक्ति भारतीय लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार का हरण करती है या इन अधिकारों से वंचित करती है तो लोगों को उस व्यक्ति को बदलने का अधिकार भी होगा। ऐसी घोषणा महात्मा गांधी ने की थी 1929 के उसमें लाहौर अधिवेशन में। और उस समय घोषणा हुई थी कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और पूरे दिन सामाजिक कार्य किए जाएंगे जिनमें स्वच्छता, अछूतोद्धार, हिंदू मुसलमानों का पुनर्मिलन, ऐसे सामाजिक कार्य किए जाएंगे। हम देखेंगे 3.1 दांडी अभियान। दांडी अभियान। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, तो को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद 26 जनवरी 1930 के बाद, ये तो समझ में आ गया आपको। 30 के बाद महात्मा गांधी ने एक घोषणा की कि ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून, ऐसे कानून जो सर्वाधिक घृणित थे, मतलब
घृणित कानूनों में से एक कानून था जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया था। राज्य को मतलब अंग्रेज सरकार को अकेला अधिकार दे दिया था कि नमक का उत्पादन केवल अंग्रेज सरकार, गोरों की सरकार या औपनिवेशिक शासन के द्वारा ही किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति नमक नहीं बना पाएगा। एकाधिकार के दे दिया है को तोड़ने के लिए, ऐसे एकाधिकार को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी कि हम एक यात्रा करेंगे, जो नमक कानून जो है उसको तोड़ने के लिए हम एक यात्रा करेंगे। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। चूंकि नमक का संबंध सबसे होता है, और जब नमक का उन्होंने चयन किया था, नमक के एकाधिकार को समाप्त करने का चयन किया था, यह महात्मा गांधी की समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, मतलब हर घर में नमक का प्रयोग अत्यंत आवश्यक था। लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया। यानी हर घर में नमक बनाया जाना अपरिहार्य था, आवश्यक था, इसके बावजूद भी लोगों को नमक बनाने से रोका गया। और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। और क्या किया गया कि वो दुकानों से ऊंची कीमत पर नमक खरीदेंगे। पहले नमक घर घर में बनाया जाता था, हर घर में अपनी आवश्यकता के अनुसार नमक बना लिया जाता था। लेकिन जब से उन्होंने एक कानून पास किया था, अंग्रेजों ने कंपनी को एक अधिकार दे दिया था कि केवल कंपनी ही बना पाएगी, और नमक आपको लेना है तो दुकानों से ऊंचे दामों पर आपको नमक मिलेगा। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। नमक पर राज्य का क्या हो गया था? एकाधिपत्य, और ये बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को घटित करने की सोच रहे थे। महात्मा गांधी ने देखा कि इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम निशाना बनाएंगे, और उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोची। एक साथ उन्होंने संगठित करने की सोची। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था। ज़्यादातर लोगों को महात्मा गांधी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं। यानी भारत के ज़्यादातर लोगों को इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेज सरकार को। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी। उस समय अंग्रेजों के गवर्नर या अंग्रेजों के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। तो महात्मा गांधी ने नमक यात्रा की सूचना पहले ही सूचना दे दी थी। किसको? वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उनकी इस कार्रवाई के महत्व को ना समझ सके। वायसराय लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी की नमक कानून तोड़ने की कार्रवाई के महत्व को नहीं समझ पाए थे। अंग्रेजों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि इसका महत्व क्या है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम के से समुद्र की ओर चलना शुरू कर दिया। कब किया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए, दांडी एक समुद्र तट है जहां पर नमक तोड़ने के लिए जाना था, दांडी के लिए रवाना हुए, यानी अपनी यात्रा पर निकल पड़े थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। 3 हफ्ते लग गए उनको। और वो गंतव्य स्थान, मतलब गंतव्य स्थान क्या था? दांडी नामक समुद्र तट। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचे, वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। वो अपराध करना चाह रहे थे, भारतीयों के लिए अपराध करना चाह रहे थे। चूंकि नमक बनाने का अधिकार या एकाधिकार केवल औपनिवेशिक शासन का था, लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी 3 हफ्ते की यात्रा के पश्चात दांडी नामक समुद्र तट पर जाकर अपने हाथ से एक मुट्ठी नमक बना करके इस कानून को तोड़ा और कानून की नज़र में अपने आप को अपराधी साबित कर दिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में समांतर
नमक यात्राएं आयोजित की गई। जब महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तट के लिए नमक यात्रा आरंभ की थी, तो देश के विभिन्न भागों में जो गांधीवादी दृष्टिकोण से प्रभावित व्यक्ति थे, उन लोगों ने भी यात्रा निकाली और अपने अपने इच्छानुसार जहां उनको नज़दीक उनका जो पॉइंट था, जहां जाकर वो नमक बना सकते थे, वहां हजारों सैकड़ों लोगों की संख्या साथ में लेकर के जाकर के पूरे देश में उस दिन नमक कानून तोड़ा गया था। असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थी। केवल जैसे असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने, उस समय बहुत से विरोध की वस्तुएं थीं, जैसे हमें अंग्रेजों के बनाए हुए या सरकारी कॉलेजों में नहीं जाना है, स्कूलों में नहीं जाना, न्यायालय का बहिष्कार करना है और हमें कर ना देना। ऐसी बहुत सारी धाराएं थीं, लेकिन अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थी। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया। वन कानून मतलब जंगल पर जो कानून लगाए जा रहे थे, उनका भी किसानों ने उल्लंघन किया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां एक जमाने में वे बेरोक टोक घूमते थे। मतलब अंग्रेजों ने, ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन ने वनों में रोक लगा दी थी। वन में कोई भी जानवर को लेके चराने नहीं जाएगा और ना ही वन का ये इस्तेमाल कर पाएंगे। जहाँ से उनके पूर्वज रहे थे, वो रहते थे, जो उनका निवास स्थान था, उसी निवास स्थान पर पशु चराने पर रोक लगा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और वन सामग्री लेने पर रोक लगा दी गई थी। तो किसानों ने इस कानून का भी उल्लंघन कर दिया था। एक जमाने में वे बेरोक टोक जहाँ घूमते थे, कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए थे, और कुछ ऐसे कस्बे थे जहां फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे, वो हड़ताल पर चले गए थे। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया। वकीलों ने क्या कर दिया? ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया। और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। जो विद्यार्थी होते हैं, उन्होंने सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920-22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जैसे 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भारत के ज़्यादातर लोगों को जोड़ लिया था आंदोलन में, उसी प्रकार इस आंदोलन में दांडी अभियान के साथ साथ महात्मा गांधी ने इसमें भी ऐसे लोगों को जोड़ लिया था। जैसे बहुत सारे कस्बों में फैक्ट्री के कामगार हड़ताल पर चले जाते हैं, किसानों ने वन कानून का उल्लंघन कर दिया था, और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया था। तो हम कह सकते हैं कि 1920-22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। अब सरकार ने देखा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो सरकारी कॉलेजों में नहीं जा रहे हैं, जो लोग हड़तालें कर रहे हैं, मिलों में काम नहीं कर रहे हैं, जो किसान वन कानून को तोड़ रहे हैं, तो इन सब को जवाब में देखा सरकार ने ऐसे असंतुष्ट लोगों को हिरासत में लेना प्रारंभ कर दिया, उन्हें जेल में डालना प्रारंभ कर दिया। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साठ हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले में गांधी जी भी थे। जब गिरफ्तार हुए तो इसमें कौन थे? गांधी जी भी थे। होने वालों में गांधी जी भी थे। इतने लोग जो गिरफ्तार हुए थे, इनमें कौन से थे? गांधी जी भी थे। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। महात्मा गांधी जैसे ही समुद्र तट की ओर बढ़े दांडी अभियान के साथ,
यानी कि 12 मार्च 1930 को जैसे ही महात्मा गांधी ने दांडी नामक तट के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की, तो बहुत सारे पुलिसकर्मी गोपनीय तरीके से उन पर नज़र रखे हुए थे और वो अपनी गोपनीय रिपोर्ट लॉर्ड इरविन को भेजते थे। लॉर्ड इरविन जो था उस समय तत्कालीन वायसराय, उनको ये रिपोर्ट भेजते थे। चूंकि महात्मा गांधी ने इस यात्रा की पहले ही लॉर्ड इरविन को सूचना दे दी थी, तो अधिकारी गोपनीय सूचनाएं उनको भेज रहे थे। वो सूचनाएं क्या थी, कुछ देखें हम। तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। इन रिपोर्टों में रास्ते के गांव में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं। महात्मा गांधी ने किन किन गांवों में खड़े होकर के क्या क्या भाषण दिए, वो भी इन रिपोर्टों में के द्वारा सरकार को भेजे गए थे, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएं। मतलब महात्मा गांधी ने भाषण में कहा था कि सरकारी जो अधिकारी हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो सरकारी नौकरी छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाएं। नमक बसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा था। एक बसना नामक गांव था, वहां गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप स्वराज्य के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। बसना नामक गांव में महात्मा गांधी ने ऊंची जाति के लोगों को संबोधित किया था और कहा था कि यदि आप स्वराज्य चाहते हो, देश को आज़ादी में करना चाहते हो, आज़ाद देखना चाहते हो, तो आपको अछूतों की सेवा करनी है। खुले शब्दों में उन्होंने कहा था, अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था यदि नमक कर समाप्त हो जाए या अन्य कोई कर समाप्त हो जाए, इससे आपको स्वराज नहीं मिलेगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की हैं। अगर आपको स्वराज पाना है तो उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की हैं। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। यदि स्वराज हमें प्राप्त करना है तो हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, इन सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये स्वराज की सीढ़ियां हैं और इन्हीं को महात्मा गांधी ने स्वराज की सीढ़ियां बताया है। हम पूछ सकते हैं प्रश्न, स्वराज की सीढ़ियां, महात्मा गांधी ने स्वराज की सीढ़ियां क्या बताई हैं? तो आप कह सकते हो हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख की एकजुटता ही स्वराज की सीढ़ियां हैं। पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों और के औरत मर्द शामिल हो रहे थे। जो अधिकारी रिपोर्ट भेज रहे थे सरकार को, उन्होंने उसमें लिखा था, क्या लिखा था उन्होंने लिखा था कि आप जो भी महात्मा गांधी जहाँ भी सभा करते हैं, जहाँ भी अपनी मीटिंग लेते हैं, वहाँ जा कर के क्या होता है, बहुत सारी सभी जातियों के, चाहे वो छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, उनके स्त्री पुरुष सभी इकट्ठे हो रहे थे, शामिल हो रहे थे। उनका कहना था कि हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वॉलंटियर हैं जो राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं। वॉलंटियर होते हैं, स्वयंसेवक होते हैं, जो देश के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, वो वॉलंटियर होते हैं। तो बहुत सारे वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफा दे दिए। उन वॉलंटियर्स में से जो भी वॉलंटियर्स थे जो भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए सामने आ रहे थे, उनमें से बहुत सारे तो ऐसे लोग थे जिन्होंने सरकारी सेवा से, सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। बड़े बड़े पदों पर थे और उन्होंने इस्तीफा देकर महात्मा गांधी के कहने मात्र से क्या किया था, वॉलंटियर बन गए थे और आंदोलन में शामिल हो रहे थे। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी पुलिस अधीक्षक ने लिखा था कि श्री गांधी
शांत और निश्चिंत दिखाई दिए। यानी जब रिपोर्ट भेजी तो देखा कि महात्मा गांधी शांत और निश्चिंत दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। महात्मा गांधी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया था। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। अमेरिकी समाचार पत्र टाइम्स को गांधी जी की कद काठी पर हंसी आती थी। यानी अमेरिका का एक समाचार पत्र था, इसका नाम था टाइम्स। इसको महात्मा गांधी की कद काठी पर हंसी आती थी। महात्मा गांधी का शरीर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर देख करके हंसी आती थी। वो क्या लिखता है, पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था महात्मा गांधी का शरीर तकुए जैसा है और मकड़ी जैसे उनके पेड़ू हैं। तो इन सब का उसने बहुत मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम्स ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी। उसने दावा किया कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है। ये पत्रिका के ही शब्द हैं, वो मरियल साधु के रूप में कह रहे हैं इनको, और वो कहते हैं कि जमीन पर पसर गए थे और आगे जाने की इनमें ताकत नहीं बची। लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। उस पत्रिका ने लिखा, टाइम्स ने, जो कि अमेरिका से प्रकाशित होती है, कि महात्मा गांधी को जो जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब वे भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे हैं जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। 3.2 संवाद। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। महात्मा गांधी की जो दांडी नमक यात्रा थी वो 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। पहला यही कि वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। एक तो पहली घटना थी, महात्मा गांधी नमक यात्रा के चलते ही दुनिया की नज़र में आए थे। इससे पहले उन्होंने जो भी सत्याग्रह किए, जो भी आंदोलन किए, लेकिन वर्ल्ड वाइड नहीं हो पाए थे, विश्व स्तर पर इनकी पहचान नहीं हो पाई थी। लेकिन नमक यात्रा एक पहली यात्रा थी जिसके चलते महात्मा गांधी विश्व की नज़र में आ गए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी थी। यानी यूरोप की जो समाचार पत्र थे, जिनमें अमेरिका के और यूरोप के जो समाचार पत्र थे, व्यापक कवरेज दी थी। जैसे अभी हम उल्लेख कर चुके हैं, यूरोप की एक पत्रिका ने उनकी कद काठी पर व्यंग या हंसी की थी। दूसरे, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित ना रखें। एक समाजवादी कार्यकर्ता थी हमारे देश की जिनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने महात्मा गांधी को समझाया था कि आप किसी भी आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित मत रखो। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा। तो ये 3 बातें हो गई। पहली बात क्या थी? इस आंदोलन से महात्मा गांधी को पूरी दुनिया की नज़र में आ गए थे। दूसरी बात थी, एक समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी ने कहा था कि इस आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित ना किया जाए। और तीसरी बात थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज ज़्यादा दिन तक भारत में नहीं टिक सकेगा, उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। ये 3 बातें इस आंदोलन की मुख्य थी। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है इसको देख लो। एक मेज होती है जो कि गोल होती है, एक गोल मेज होती है, उसके चारों तरफ लोग बिठा दिए जाते हैं गोल मेज पर। ऐसे सम्मेलन को गोल मेज सम्मेलन
कहा जाता है। मेज के चारों ओर गोलाई में लोग बैठते हैं, इसमें कोई बॉस नहीं और कोई बड़ा अधिकारी नहीं, सब बराबर होते हैं। अगर मेज लंबी हो, वर्ग आयताकार मेज हो, तो उसमें जो इस सिरे पर बैठता है या उस सिरे पर बैठता है, इन लोगों को एक बड़ा पदाधिकारी कहा जाता है, बगल में छोटे छोटे पदाधिकारी बैठते हैं। लेकिन गोलमेज सम्मेलन में जहां गोलमेज होती है वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समान होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा गोलमेज सम्मेलन। आज हम भी कहीं गोलमेज डाल करके मीटिंग लेते हैं तो उसका मतलब होता है वो वहां ली जाती है कोई बैठक जिसमें सभी समान होते हैं। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में। पहला गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? लंदन में हुआ था, और ये 1930 में हुआ था। नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश की प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई, यानी अपने देश के प्रमुख नेता जो थे वो शामिल नहीं हुए थे लंदन के सम्मेलन में, इसलिए यह बैठक निरर्थक साबित हुई। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया था, गिरफ्तारी दी थी। दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे, और महात्मा गांधी को जनवरी 1931 में रिहा कर दिया गया। अगले ही महीने वाइसराय के साथ उनकी लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी। उस समय वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, और महात्मा गांधी की लॉर्ड इरविन के साथ बहुत सारी बैठकें हुई, और इन्हीं बैठकों के द्वारा एक सम्मेलन हुआ, एक समझौता हुआ, जिसका नाम था गांधी इरविन समझौता। इसका नाम क्या था? गांधी इरविन समझौता। इस पर सहमति हुई बनी, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना। लॉर्ड इरविन के और महात्मा गांधी के बीच में 1931 में जो समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता, इसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि दांडी यात्रा से प्रारंभ हो रहा था और इसने नाम ले लिया था, इसका रूप आ गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। सारे कैदियों की रिहाई, जो भी 60,000 कैदी पकड़े गए थे, इसके बाद और जो भी पकड़े गए होंगे, गिरफ्तार हुए होंगे, उन सब कैदियों की रिहाई, और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। इरविन ने यह शर्त मान ली थी कि आप इस आंदोलन को वापस ले लो, हम तटीय इलाकों में, समुद्र तट के जितने भी इलाके हैं, यहां नमक बनाने की भारतीयों को अनुमति देते हैं, और सभी कैदियों को रिहाई कर दिया गया था। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते की आलोचना की, क्योंकि गांधी जी वाइसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। जो रेडिकल भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने इस समझौते की आलोचना की थी, गांधी इरविन समझौते की आलोचना की थी, क्योंकि उनका मानना था कि महात्मा गांधी ने वाइसराय लॉर्ड इरविन से स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं लिया है। नमक बनाने की अनुमति मिल गई, कैदियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन महात्मा गांधी भारत को आज़ाद कराने का आश्वासन नहीं ले पाए। गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला था, मतलब केवल बातचीतें उनको मिली थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। हमारे हिसाब से केवल गोलमेज लंदन में ही थी, जिस कारण से हमेशा गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही होते थे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गांधी जी को कांग्रेस का नेतृत्व, गांधी जी क्या कर रहे थे? कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे।
गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। महात्मा गांधी ने उस सम्मेलन में कहा था कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, भारत की अकेली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। कौन कौन सी पार्टियां? मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम लीग बोल रही थी कि हम मुस्लिमों के लिए काम करते हैं। राजा रजवाड़े जो थे, जिसको हम ब्रिटिश भारत से अलग मानते थे, जिन पर ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन का कोई अधिकार नहीं था, वो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, तो वो कहते थे कांग्रेस का हम लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि महात्मा गांधी ने कहा कि हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि देसी रियासत के रजवाड़ों ने कहा था कि हमारे ऊपर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक V.R. अंबेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मतलब महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था, वहां कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस पर 3 प्रतिक्रियाएं आई, 3 आलोचनाएं आई। सबसे पहले मुस्लिम लीग ने आलोचना की थी कि कांग्रेस मुसलमानों के हित में काम नहीं करती है, मुस्लिम लीग करती है। दूसरी प्रतिक्रिया रजवाड़ों के राजाओं की आई थी। उन्होंने कहा था कि रजवाड़ों पर कांग्रेस का कोई नियंत्रण नहीं है। तीसरी प्रतिक्रिया कहाँ से मिली थी? भीमराव अंबेडकर की तरफ से, कि कांग्रेस दलितों की तरफ नहीं देखती है और यह पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। लंदन में हुआ सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इसके लिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी, यानी कि अब लॉर्ड इरविन जा चुके थे और नए वायसराय भारत में आ चुके थे, लॉर्ड विलिंगडन, और इनको महात्मा गांधी से कोई हमदर्दी नहीं थी, जरा भी महात्मा गांधी के प्रति सहानुभूति नहीं थी। अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में, यानी अपनी बहन को लॉर्ड विलिंगडन ने लिखा था, पत्र लिखा था, उसमें क्या कहते हैं वो? महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग विलिंगडन ने पत्र में लिखा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। यानी लॉर्ड विलिंगडन जो भारत के नए वायसराय बनकर आए थे, उनको महात्मा गांधी से कोई हमदर्दी नहीं थी। उन्होंने एक निजी पत्र अपनी बहन को लिखा था और उसमें लिखा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है। जो कदम उठाता है महात्मा गांधी उसको ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूं कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है। मैं पढ़ता हूं, विलिंगडन लिख रहा है अपनी बहन से कि पत्र में कि अमेरिका की प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यावहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है। बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। यानी 1935 में ब्रिटिश शासन एक नया कानून लेके आई थी, 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम की बहुत सारी चीज़ें आज हमारे भारतीय संविधान में मौजूद हैं, विद्यमान हैं। तो बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया था। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली थी। जैसे ही सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव किए जाने थे, 2 साल बाद कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। यानी 11 जगह चुनाव हुआ जहां से 8 कांग्रेस के प्रतिनिधित्व आया था और इन प्रधानमंत्रियों को या इनको जो मुख्य माना गया था, इनको ब्रिटिश सरकार के अधीन रह करके काम करना था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और अब आगे देखते क्या होता है।
महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नासितियों के कट्टर आलोचक थे। यानी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हिटलर के और नासितियों मतलब नाजीवादियों के कट्टर आलोचक थे। तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। मतलब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि यदि ब्रिटिश सरकार युद्ध समाप्त होने के बाद हमको आज़ाद कर देगी तो हम ब्रिटिश सरकार की मदद करेंगे। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया। यानी जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज सरकार पर दबाव डालने के लिए 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। पहली बार आज मुस्लिम लीग ने अपने लिए अलग मुसलमानों के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए एक स्वायत्तता की मांग कर डाली। अब राजनीतिक भूदृश्य काफ़ी जटिल हो गया था, क्योंकि अभी तो भारत की मांग हो रही थी, अब तो मुसलमानों ने भी अपनी मांग रख दी थी। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था, अब यह संघर्ष मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन तीन धुरियों के बीच का संघर्ष था। यानी भारत, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन, अब तीन जगह यह संघर्ष बट गया था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी, जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे। यानी वहाँ एक सर्वदलीय सरकार थी इंग्लैंड में, और ब्रिटिश की सरकार में जो लेबर पार्टी थी वो भारत के प्रति हमदर्दी रखती थी। कहीं ना कहीं लेबर पार्टी के अंदर भारतीयों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। लेकिन वहां सर्वदलीय सरकार के जो मुखिया थे विंस्टन चर्चिल, ये कट्टर साम्राज्यवादी थे। जैसे हमारे यहाँ लॉर्ड डलहौजी घोर साम्राज्यवादी व्यक्ति था, उसी प्रकार चर्चिल यानी विंस्टन चर्चिल जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, ये कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें ब्रिटिश का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया कि वह इस ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दें। वो कहते थे मुझे यहाँ का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दें। 1942 के वसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। किसको भेजा था यहाँ पर? 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स को क्या के लिए भेजा था? कोई रास्ता निकालने के लिए, कोई समझौता करने के लिए भारत भेजा था। इसी को क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया इतिहास में। इसी को नाम क्या दिया गया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहती है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसी बात पर वार्ता टूट गई।